नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आज है वर्ल्ड थायराइड डे और आज हम बात करेंगे थायराइड के ऊपर। बैलेंस में थायराइड तो सही रहेगी आपकी सेहत रहेगी राइट। और थायराइड को लेकर वैसे तो लोग अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, मतलब सबके अपने अपने परसेप्शन होते हैं कि भाई किसी को थायराइड है तो कोई मोटा हो जाएगा, किसी को थायराइड है तो कोई पतला हो जाएगा, महिलाओं की ही बीमारी है। लेकिन थायराइड एग्जैक्टली क्या होता है, किस तरीके से काम करता है हमारे शरीर में, उसका क्या उपयोग है और अगर ये हो जाए तो उसके क्या क्या इलाज हैं, कैसे उससे निपटा जा सकता है, ये सब बातें आमतौर पे लोग सही तरीके से नहीं जानते और इसके इर्द गिर्द बहुत सारे मिथ्स या भ्रांतियां फैली हुई हैं। तो आज उन्हीं को दूर करने की होगी कोशिश और इसके लिए हमारे साथ पैनल पे होंगे कुछ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स और डाइटिशियंस जिनसे हम बातचीत करेंगे। खाने पीने का इसके साथ कोई संबंध है और है तो उसे कैसे आप सुधार सकते हैं। लेकिन उससे पहले आइए एक नज़र डालते हैं कि थायराइड है क्या और भारत में इस वक्त ये बीमारी या थायराइड से जुड़ी हुई समस्याएं किस हद तक लोगों को परेशान कर रही हैं। तो चलिए देखते हैं। भारत में थायराइड करीब 4.25 करोड़ लोगों को थायराइड है इस समय एज अ डिसीज, एज अ बीमारी। करीब 10% लोगों को हल्की समस्या है और आगे करीब 33% मरीजों को तो पता ही, तो लगभग डायबिटीज जैसा मामला है कि करीब 33% लोगों को तो मालूम ही नहीं कि उन्हें थायराइड है। 44% प्रेग्नेंट महिलाओं को यह समस्या हो जाती है। कई बार आपने डायबिटिक प्रेगनेंसी के बारे में सुना होगा, वैसे ये भी है लेकिन वो तो ठीक हो जाती है, शायद थायराइड की समस्या आगे भी रहती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शो की। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज के एंड्रोक्राइनोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर राजेश खडगावत, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजी डॉक्टर SK वांगू और न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अन्विता चटवाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर राजेश, आपसे मैं शुरुआत करता हूं। तो सबसे पहले तो मैंने कहा कि आम तौर पर लोग थायराइड को ऐसे ही पहचानते जानते हैं कि हाँ, थायराइड की समस्या हो जाए तो या तो वजन बहुत बढ़ता है या वजन बहुत घटता है, ये तो महिलाओं की बीमारी है। लेकिन हम आपसे समझना चाहेंगे कि क्या है थायराइड और इसका हमारे शरीर में इंपॉर्टेंस क्या है। थायराइड एक डक्टलेस ग्लैंड है और ये गले के आगे के भाग में ये स्थित होती है, तितली के आकार की ग्लैंड होती है और यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन बनाती है। इस हार्मोन को हम थायराइड हार्मोन कहते हैं, जिसे हम साइंटिफिक टर्म में T3 T4 कहते हैं। और ये T3 T4 ऐसा है जो ब्लड से ट्रेवल करता है पूरे बॉडी के सारे ऑर्गन्स में, सारी सेल्स में, सब जगह ये जाता है और सब सेल्स की फंक्शनिंग अफेक्ट करता है। तो अगर ये हार्मोन थोड़ा भी ज्यादा हो जाए या थोड़ा भी कम हो जाए तो पूरे शरीर की फंक्शनिंग अफेक्ट हो जाती है, चाहे वो हार्ट की फंक्शनिंग हो, लीवर, किडनी या इंटेस्टाइन, कहीं की भी फंक्शनिंग हो, ब्रेन पे भी असर पड़ता है, सभी जगह असर पड़ता है। अगर ये हार्मोन कम बनता है तो ऐसी स्थिति में ये होता है कि सेल्स की एक्टिविटी कम हो जाती है और अगर हार्मोन ज्यादा बनता है तो सेल्स की एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है, शरीर की एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। तो कम हार्मोन बनने से जो लक्षण होते हैं, थकावट, कमजोरी, शरीर में सूजन आना, वजन का बढ़ना, कब्जी, इस तरह की शिकायत रहती है। उनसे सर्दी बिल्कुल सहन नहीं होती है, स्किन ड्राई हो जाती है, बच्चे अगर होते हैं तो उनकी ग्रोथ नॉर्मल नहीं रहती है। तो इस तरह की संभावनाएं कम हार्मोन की वजह से होती है। और अगर ये हार्मोन ज्यादा बनने लग जाए तो इससे बिल्कुल उल्टा हो जाता है कि आपके शरीर का वजन कम हो जाता है, घबराहट, पसीना, आपको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, दिन में 3-4 बार दस्त लगते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम रहती है। और ये कहना कि हर बार थायराइड की प्रॉब्लम में वजन बढ़ता है या वजन कम होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। हाइपोथायराइडिज्म जो सबसे कॉमन बीमारी है जिसमें हार्मोन कम होता है, उसमें वजन बहुत ज्यादा, वजन में बदलाव नहीं आता है। जी, तो डॉक्टर साहब की बात का कुल मतलब यह हुआ कि शरीर की फंक्शनिंग के लिए थायराइड हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है और शरीर की फंक्शनिंग में तो फिर सारे ऑर्गन्स आ गए, तो इससे आपको महत्व, इसीलिए शायद कुछ लोग इसे बैटरी भी कहते हैं शरीर की। डॉक्टर वांगू, अब एक जो फिगर हमने दिखाया, मैं कहूंगा स्क्रीन पे भी लेके आए, तो भारत में जिस तरीके से ये प्रतिशत बढ़ा है, इतने सारे करीब 4.25 करोड़ से ज्यादा लोग इसका शिकार हैं और कई लोगों को तो ये पता नहीं है कि उनको थायराइड की प्रॉब्लम है भी। तो क्या ये भी लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ मामला है, जैसे बीपी या फिर डायबिटीज में हम देखते हैं, या फिर इसका लाइफस्टाइल से कोई लेना देना नहीं है, इसके रीजन कुछ दूसरे होते हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि बहुत साल पहले जब थायराइड कॉमन होता था, जब लोगों को
जिसको हम बोलते थे, जब थायराइड हार्मोन कम बनता था और लोगों को ग्वाइटर होता था, जिसको हम ग्वाइटर्स हाइपोथायराइडिज्म बोलते थे, उसकी संख्या बहुत कम हो गई क्योंकि यूनिवर्सल आयोडाइजेशन प्रोग्राम के बाद ग्वाइटर तो देखने में कम मिलता है। लेकिन जो आजकल की जो समस्या है ऑटोइम्यून है। ऑटोइम्यून का मतलब यह है कि सारी ऑटोइम्यून डिजीज इस समय वो बढ़ती जा रही है। उसका एक कारण मैं आपको बता देता हूं कि जैसे जैसे किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, नई सिविलाइजेशन, इतनी कंस्ट्रक्शन होती है, तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, उसमें जो केमिकल, पेस्टिसाइड एग्रीकल्चर में यूज होते हैं, दे आर कॉल्ड एंडोक्राइन डिसरप्टर्स केमिकल्स, EDS, एंडोक्राइन डिसरप्टर केमिकल्स। वो हमने देखा है कि उसके होने से जो संख्या थोड़ा बहुत शरीर के डिफरेंट ऑर्गन में, उसमें थायराइड भी है, उसमें इफेक्ट पड़ता है। तो वन ऑफ द कॉज तो आजकल हमने देखा है, ऑटोइम्यून तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, कभी ये दिखता है कि फीमेल में थोड़ा मेल से ज्यादा होता है, लेकिन रिसेंटली देखा गया है कि एंडोक्राइन डिसरप्टर्स के कारण जो थायराइड के जो मरीज है वो ज्यादा देखने में आ रहे हैं। तो दिस इज इम्पोर्टेंट कि जो हमारे जो पॉल्यूटेंट्स है, केमिकल्स जो हम यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड जो यूज हो रहे हैं, पेट्रोकेमिकल्स में यूज होते हैं, उनका भी इफेक्ट शरीर के ग्लैंड्स पर पड़ता है। तो ऑटोइम्यून, जैसे मैंने कहा कि ऑटोइम्यून एक ऐसी चीज है कि बॉडी के इम्यून फंक्शन में जो डिसफंक्शन हो जाता है, जिससे बीमारी अक्सर देखी जाती है जो पहले नहीं देखी जाती थी। और ये जो हाइपोथायराइड है, इट कैन हैपन फ्रॉम एनी एज, फ्रॉम बर्थ टू दी ओल्ड एज। बर्थ में जब कंजेनिटल हाइपोथायराइड के कॉजेज अलग होते हैं, जिसमें ग्लैंड पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है, या कोई जेनेटिक कॉजेज होते हैं, बट जैसे जैसे बच्चा बढ़ता रहता है उसमें अलग कॉजेज आने शुरू हो जाते हैं। मोस्ट कॉमन जो फीमेल में है वो है ऑटोइम्यून हाइपोथायराइडिज्म। और ये जो हमने देखा है कि ये अकेले नहीं होता है, जैसे जैसे आजकल डायबिटीज बढ़ रहा है तो दोनों साथ पैरेलल चलते रहते हैं, बोथ आर कजन्स। फीमेल्स में पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज होती है तो उनमें भी हाइपोथायराइड देखने को मिलता है। और आपने सही कहा कि मेजॉरिटी ऑफ जो पेशेंट है उसमें सिम्टम्स नहीं होते कईयों में, और एक ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड, जिसमें जो मापदंड है TSH वो 4.5 और 10 के बीच में रहता है, और अगर 10 के ऊपर जाता है उसको हम कहते हैं ओवर हाइपोथायराइडिज्म। तो ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत है हमारे इंडिया में, सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड। उनको ट्रीट करना है या नहीं करना वो आपका स्पेशलिस्ट बता सकता है। ठीक है डॉक्टर राजेश, एक सवाल और ये कि एक तो कोई क्या पर्टिकुलर उम्र है, जैसे हम दूसरी बीमारियों में देखते हैं कि भाई 30-40 के बाद बड़े वर्नरेबल आप हो गए हैं, डायबिटीज हो, BP हो, इस तरीके की चीजें। और दूसरा एक रिपोर्ट ये भी कि 10 गुना महिलाओं में इसकी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ज्यादा वर्नरेबल रहती हैं। इन दोनों चीजों पे क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बताया आपने। ये बीमारी महिलाओं में बहुत ज्यादा कॉमन होती है, स्पेशली महिलाओं में भी 20 से 40 साल की उम्र में थायराइड हाइपोथायराइडिज्म के काफी ज्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी उम्र और कोई भी सेक्स इससे इम्यून नहीं है, किसी को भी हो सकती है। जैसा कि डॉक्टर वांगनो ने बताया कि ये बर्थ पे भी हो सकती है और ये डेथ के टाइम भी हो सकती है, तो कभी भी हो सकती है। लेकिन कॉमन ये महिलाओं में होती है और उन एज रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में सबसे ज्यादा इसके केस देखने में मिलते हैं। अच्छा डॉक्टर वांगनो, एक फैक्ट में और पढ़ रहा था, ये भी आप बताएंगे कि सही है कि गलत है, कि ये मेल इनफर्टिलिटी का भी एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है। यस, ऑफ कोर्स। थायराइड हार्मोन जब हाइपोथायराइड होता है उसमें एक दूसरा हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं प्रोलैक्टिन, वो भी हार्मोन थोड़ा बढ़ जाता है। और जो प्रोलैक्टिन है, अगर ये बड़ा रहेगा, अगर थायराइड को आप ट्रीट ना करें और ये जो प्रोलैक्टिन बड़ा रहेगा, ये डायरेक्टली बॉडी के अंदर जो मेल हार्मोन को, जो दो हार्मोन कंट्रोल करते हैं FSH और LH, उनको प्रभाव करता है, जिससे कि पेशेंट का जो थोड़ा टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है। वो पहला जो सिम्टम होता है इनफर्टिलिटी से पहले, कहते हैं डिक्रीज लिबिडो इन पेशेंट में जिनको कि साथ में प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है। और अगर ज्यादा देर तक ट्रीट ना करें इसको फिर इनफर्टिलिटी में बदल जाता है। तो ये डायरेक्टली लिंक है थायराइड से। एक तो हो गया थ्रू प्रोलैक्टिन के थ्रू, अदरवाइज ऑल्सो बिकॉज थायराइड में जो मेटाबॉलिज्म है वो बड़ा स्लो हो जाता है, उसके कारण बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं। एंड्रोजन जो मेल हार्मोन के मेटाबॉलिज्म में, दे आल्सो प्ले अ रोल इन द मेल इनफर्टिलिटी। इसमें जो देखते हैं मोटिलिटी पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, रात मोटिलिटी पर सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है। जी,
ठीक है, तो ये भी बात सही निकली। तो चलिए आगे हम थोड़ी सी और बातचीत करेंगे कि थायराइड के फिर लक्षण क्या हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको थायराइड की समस्या है कि नहीं है, और फिर उसके लिए क्या जांच करवानी है, क्या पैरामीटर्स हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा, क्योंकि अन्विता भी हमारे साथ हैं और डाइटिशियन हैं। अन्विता, हमने सुना है कि बहुत सारे खाने आपको थायराइड में नहीं खाने होते हैं, फॉर एग्जांपल सोयाबीन, हरी सब्जियां, कैफीन, मिठाइयाँ। क्या ये बात सही है कि इन चीज़ों से थायराइड थोड़ा और प्रोगेट होता है, थोड़ा सा मतलब जो थायराइड के मरीज हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए? कुछ चीजें ऐसी हैं जो बीइंग अ थायराइड पेशेंट हमें अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि आपकी क्रूसिफेरस वेजिटेबल्स, आपने जैसे कहा ब्रोकली हो गई, कैबेज हो गई, कॉलीफ्लावर हो गया, ये सब आपके आयोडीन को बॉडी में एब्जॉर्ब करने में थोड़ा इंटरफेयर करते हैं। और बीइंग अ थायराइड पेशेंट हमें आयोडीन बहुत जरूरी होता है, इसलिए आप इन सब्जियों को ले सकते हैं, पर एक कुक्ड फॉर्म में। इनको हम कच्चे रूप में ना लें तो बेटर है। दूसरा आता है आपकी गोइट्रोजेंस, जो जिन चीजों में ये गोइट्रोजेंस ज्यादा होते हैं, जैसे कि सोया हो गया, अगेन ब्रोकली हो गई, पीच हो गए, प्लम्स हो गए, इनको हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये थायराइड को अपने फंक्शंस प्रॉपर्ली करने से थोड़ा सा अवॉइड करवाते हैं। फिर है कैफीन। कैफीन आपको अगेन आयोडीन को प्रोडक्शन नहीं करने देती, तो जैसे जो लोग बहुत कॉफी या टी या सोडा लेते हैं उन, और वो थायराइड पेशेंट है, उनको कैफीन रिड्यूस करनी चाहिए। और क्योंकि थायराइड से, एक टाइप के थायराइड से आपका वेट गेन होता है, तो आपको शुगरी चीजें एंड प्लस जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं वो आपको कम से कम लेने हैं, क्योंकि वो फिर आपको आपका वेट इंक्रीज करेंगे, अगेन आपका थायराइड फंक्शन ठीक तरह नहीं करेगा। तो ये कुछ 3-4 चीजें हैं जिनका हमें बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए ये तो वो चीजें हो गई जिन्हें अवॉइड करना है अगर आपको थायराइड है। अब आगे हम अन्विता से पूछेंगे कि कौन सी चीजें हैं जो डाइट में शामिल करें जिससे आपको, अगर थायराइड है तो थोड़ी हेल्प मिले, थोड़ा अच्छा बैलेंस आपका बन पाए। लेकिन उससे पहले तो डॉक्टर राजेश, अब अगर किसी को ये है कि भाई क्या मुझे थायराइड है, तो क्या लक्षण होंगे जब वो जांच, जब सोचे कि मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, जांच करानी चाहिए? जो दो तरह की, जैसे हमने बात की है कि हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म, कम हार्मोन बनने की और ज्यादा हार्मोन बनने की बीमारियां हैं, उनमें लक्षण अलग अलग हैं। जैसे अगर हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं जिसमें पर्याप्त हार्मोन बनता नहीं है जिससे शरीर का काम चल सके, तो ऐसे में शरीर में पूरे में एक्टिवनेस खत्म हो जाती है, थकावट जल्दी आ जाती है, थोड़ा सा 4-5 किलो वजन बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा वजन नहीं बढ़ता है। गलतफहमी है लोगों को कि हाइपोथायराइडिज्म में बहुत ज्यादा वजन बढ़ जाता है। चेहरा और पांव पे हल्की सूजन आती है जो कि शरीर में पानी इकट्ठा होने की वजह से आती है, कब्जी हो जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है, काम में मन नहीं लगना, आदमी एकदम से, जो एक्टिव आदमी होता है वो कम एक्टिव हो जाता है, अधिकतर टाइम नींद आती है, सर्दी ज्यादा लगती है। तो इस तरह की तकलीफ अगर किसी को भी है और कुछ टाइम्स है जो कि बराबर हो रही है, तो हो सकता है कि उनको थायराइड की जांच अवश्य करवा लेनी चाहिए। और इसके विपरीत अगर ज्यादा हार्मोन बनने की बीमारी है जिसमें थायराइड हार्मोन ज्यादा बन रहा है, जिसे हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, तो ज्यादा बनने की वजह से शरीर की एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है, तो इनका वजन घटने लगता है। दिन में एक बार लैट्रिन आने के बजाय 3-4 बार दस्त लगते हैं, भूख बढ़ जाती है, इनकी थकावट, कमजोरी, हाथ पांव में कंपन, गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, इनके लिए गर्मी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जबकि सर्दी में इनको बिल्कुल सर्दी नहीं लगती है, सिर्फ एक पैंट शर्ट में ही सर्दी में ये आराम से घूम सकते हैं, क्योंकि सर्दी, शरीर का जो बीएमआर है, जो टेम्परेचर है, वो इस बीमारी में ज्यादा होता है, सेल ज्यादा एक्टिव हो जाती है और कई तरह की मानसिक परेशानियां भी आ जाती है। और महिलाओं में पीरियड्स में इरेगुलरिटी आ जाती है, पीरियड्स कम होने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की अगर किसी में भी लक्षण हो तो जांच करवा लेनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे यह कहना जरूरी समझता हूँ कि सभी लोगों को जांच करवाने की जरूरत नहीं है। उन्हीं लोगों को जांच करवाने की जरूरत है जिनमें इस तरह के लक्षण होते हैं, या जिनके गले में सूजन है, जिनके गले में, जिसको हम घेंगा बोलते हैं या गोइटर बोलते हैं, वो है, या जिनके घर में किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, उन लोगों को जांच करवाने की जरूरत है। लेकिन सभी लोगों को जिनमें कोई लक्षण नहीं है, किसी भी प्रकार की थायराइड की जांच करवाने की जरूरत नहीं है। वो कुछ स्थिति में उन महिलाओं को जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है उनको जरूरी है कि वो करवा सकती हैं, लेकिन जनरल पब्लिक को इससे डरने की या
इसकी बार बार जांच करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो डॉक्टर वांगनू क्विकली, इससे पहले कि मैं ब्रेक लूं, तो जिन्हें भी जरूरत है, क्या कौन कौन सी जांच होती है और कुल कितना खर्चा, क्या बहुत महंगी जांच होती है या सामान्य जांच की तरह ही रहती है? इसमें एक सिंपल जांच है, जिसको जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है उसको हम बोलते हैं TSH। कई लोग थायराइड प्रोफाइल लिखते हैं जिसमें T3, T4, TSH तीनों टेस्ट होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है TSH, उससे हाइपो और हाइपर दोनों में हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और ये आजकल T3, T4, TSH ईच एंड एवरी कोई भी लेबोरेटरी दिल्ली में कहीं पे सब लोग ये टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट का जो कीमत है पहले के मुकाबले में बहुत कम हो गया है। मेरे ख्याल से तो आजकल जो पैकेज है जिसमें तीनों कर लेते हैं 250 से 300 रुपए में तीनों के तीनों टेस्ट हो जाते हैं, लेकिन कई लैब तो उससे भी कम दाम में करते हैं। लेकिन जो प्राइवेट लैब है थोड़ा ज्यादा पैसा लेगी, लेकिन ये सारे जो टेस्ट है इतने अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल है। सिंगल TSH आपको बता सकता है कि आपको हाइपोथायराइड है कि हाइपरथायराइड है। चलिए ठीक है, तो ये बात हो गई कि टेस्ट की, और कोई खास महंगे टेस्ट नहीं है, लेकिन किसे कराना है किसे नहीं कराना है वो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि सबको जरूरत नहीं है, और डॉक्टर बताएंगे फिर आपको कि आपको करवाना है कि नहीं करवाना। हाँ, आजकल जो हेल्थ पैकेज सब लोग रूटीन जांच करवाते हैं उसमें शामिल होते हैं, लेकिन अलग से भी कराएं तो बहुत महंगे नहीं है। चलिए एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर, और ब्रेक के बाद एक महत्वपूर्ण सवाल कि अगर किसी को थायराइड की समस्या हो ही गई तो फिर उसका इलाज क्या है, क्या बहुत टिपिकल इलाज है, क्या ये पूरी तरह से ठीक होता है या ये भी लाइफ लॉन्ग चलता है और आपको दवाई खानी होती है, और फिर जैसा मैंने कहा था कि खाने पीने में कुछ चीजें ऐड करके क्या आप अपनी स्थिति को बेहतर कर सकते हैं। कुछ सवाल रहेंगे जो हम ब्रेक के बाद उठाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा, और आज हम बात कर रहे हैं थायराइड की कि अगर उसका बैलेंस आपकी लाइफ में सही है तो फिर सेहत भी एकदम राइट हो जाएगी, नहीं कोई प्रॉब्लम होगी थायराइड से। चलिए तो फटाफट अब आगे बढ़ते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण सवाल हैं जो हम लेकर जाते हैं अपने पैनल के पास। तो डॉक्टर राजेश, अगर थायराइड हो जाता है तो फिर इसका इलाज क्या है? क्या सिंपल इलाज है या फिर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें रहती हैं? नहीं, बिल्कुल सिंपल इलाज है। पहले हम बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म की, यानी कम हार्मोन बनना। और अधिकतर लोगों में प्रॉब्लम इसकी ज्यादा है, हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम बहुत कम है। सो इसका इलाज बिल्कुल सिंपल है। एक गोली है जो सवेरे उठते ही आपको खाली पेट लेनी है, आधे घंटे तक चाय दूध नहीं लेना और फिर भूल जाना कि आपको बीमारी है। लेकिन ये गोली बिल्कुल बराबर रोज लेनी है, मिस नहीं करनी है। कभी भी अगर आपको याद आए कि अरे आज तो हम गोली लेना भूल गए, 10-11 बजे 12 बजे जब भी याद आए आप गोली ले लीजिए, और अगले आधे एक घंटे तक कुछ खाने पीने को नहीं लीजिए। कई बार ये होता है कि आप बहुत ज्यादा बिजी थे, पूरा दिन भर भूल गए हैं, और अगले दिन याद आया कि कल गोली नहीं ली, तो आप 2 दिन की गोली साथ में भी ले सकते हैं, इवन 3 दिन की गोली भी आप एक साथ ले सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप डेली सवेरे उठते ही एक गोली ले लें। और ये गोली के कोई भी ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप प्रॉपर मात्रा में दवाई ले रहे हैं तो किसी भी तरह के कोई बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन सबसे जरूरी है कि हमें ये गोली बराबर लेते रहना है। और जहां तक कीमत की बात है, इसकी बहुत ज्यादा कीमत नहीं है। 1 महीने के इलाज की हाइपोथायराइडिज्म की कीमत 100 रुपए के करीब है, 100 रुपए या 150 रुपए, इससे ज्यादा नहीं है। और ये गोली टाइम से लेना बिल्कुल बराबर है। इसके मुकाबले हाइपरथायराइडिज्म है, जहां हार्मोन ज्यादा बनता है, उसका इलाज थोड़ा सा मुश्किल है। उसमें दवाई की मात्रा आपको जो है वो रेगुलर लेनी है, दिन में 2 बार 3 बार दवाई की मात्रा लेनी है। और उसके बाद भी डॉक्टर को बराबर दिखाते रहना है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी दवाई ज्यादा गिर जाती है तो उसके साइड इफेक्ट होते हैं। और दवाई भी ऐसी है जिससे कुछ साइड इफेक्ट ऐसे हैं जिनसे हमें चिंता होती है। तो हम चाहते हैं कि ये दवाई, हाइपरथायराइडिज्म की दवाई आप बिल्कुल अपने चिकित्सक या डॉक्टर के मार्गदर्शन में ही लें। डॉक्टर वांगनू, अगर एक बार आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो गई तो क्या ये लाइफ लॉन्ग चलती है या इसका रिवर्सल पॉसिबल है? डॉक्टर वांगनू, ये जो डॉक्टर खड़गावत ने बताया, ये जो दवाई है ये आपको पूरी उम्र भर लेनी पड़ती है, लाइफ लॉन्ग चलती है। आप इसको उसमें बीच में ब्रेक नहीं कर सकते। जो पर्टिकुलरली हाइपोथायराइड है, जो हाइपरथायराइड का जो ट्रीटमेंट है वो 1 से 2 साल तक भी चल सकता है। अगर पेशेंट उसमें रेमिशन में चला जाता है तो 2 साल के बाद पेशेंट को कहते हैं कि हाँ रेमिशन में चला गया, बंद हो जाती है। लेकिन कई पेशेंट में जो हाइपरथायराइड होता है, जिसमें थायराइड ओवर एक्टिव होता है,
उनको 2 साल से ज्यादा भी दवाई देने की जरूरत पड़ सकती है, वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। बट हाइपोथायराइड हमेशा ये ध्यान रखें, उनकी दवाई लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी, बट डोज ऊपर नीचे होती रहेगी और कुछ नहीं होगा, अदरवाइज दवाई कंटिन्यू रहेगी। जी, और मतलब सिर्फ आपको दवाइयां ही खानी है, कोई अलग से किसी चीज का ध्यान नहीं रखना है कि आपको वजन घटाना है कि बढ़ाना है कि बहुत एक्सरसाइज करनी है, जैसे हम दूसरी लाइफस्टाइल डिजीजेस में बताते हैं, या सिर्फ दवाओं से काम हो जाएगा? देखिए, जैसे कि थायराइड का हमने बोला कि वो ये ना समझे कि हमको मोटापापन है, हमने गोली ली तो हमारा वजन एकदम मैजिकली कम हो जाएगा। 3 से 4 किलो जो अगर आप थायराइड की दवाई नहीं भी खाएं, उससे ज्यादा वेट गेन नहीं होता। तो अपार्ट फ्रॉम जो आप गोली लेते हैं, आपको लाइफस्टाइल का देना बहुत जरूरी है। मैंने आपको ये बताया कि थायराइड के साथ डायबिटीज होना भी बहुत कॉमन होता है। तो आप उनको कहते हैं कि अपनी लाइफस्टाइल में डायरेक्ट शुगर कम करिए, जंक फूड कम करिए, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करिए, समय पर खाना खाइए, थोड़ा थोड़ा करके हाई फाइबर और स्मॉल फ्रीक्वेंट मील खाइए, जिससे कि आपका वजन भी ना बढ़े बल्कि वजन कम हो जाए। लाइफस्टाइल को आप इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी बीमारी। ठीक है। तो अन्विता, फाइनली वो कौन सी चीजें हैं खाने पीने में जिससे अगर आपको थायराइड हो गया है तो मदद मिलती है कि आपका थायराइड थोड़ा कंट्रोल में रहे? अगर आपको थायराइड है तो आपको कुछ चीजें जरूर अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। सबसे पहले जैसे कि धनिया में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के एंड फोलेट होता है। तो आप उसको सुबह सुबह जैसे 1 चम्मच सूखा साबुत धनिया 1 गिलास पानी में डालिए, पूरी रात रखिए, सुबह उसको छान के आप वो पानी ले सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है आंवला, इसमें विटामिन सी होता है, ये हमारे हेयर के लिए टॉनिक की तरह काम करता है। यूजुअली जब हमें थायराइड होता है तो हमारा हेयर फॉल काफी होता है, तो ये आंवला अगर हम रेगुलर लें, ये हमारे स्कैल्प को स्ट्रॉन्ग करता है, ब्लड का फ्लो हमारे फॉलिकल्स तक लेके जाता है। फिर आता है आपका मूंग दाल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप एक थायराइड पेशेंट है। इसमें सारे विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन आ जाता है। ये एक कॉम्प्लेक्स कार्ब होता है, ये आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता और इजी टू डाइजेस्ट करता है। उसके बाद है ब्राजीलियन नट्स। बीइंग अ थायराइड पेशेंट आपको सेलेनियम बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आपकी डाइट में जरूर होना चाहिए, और ब्राजीलियन नट्स एक ऐसे नट्स हैं जिनमें सेलेनियम सबसे ज्यादा होता है। तो दिन के 3 ब्राजीलियन नट्स रोज सुबह जब आप अपने बादाम, अखरोट खाते हैं, थायराइड पेशेंट को ये भी लेना बहुत जरूरी है। फिर है आयोडीन। जो आयोडीन होता है वो एक बेसिक मिनरल है जो कि हमारे थायराइड के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। तो जो भी आपके आयोडीन जिस चीज में है उसको आपने जरूर लेना है। कोकोनट, नारियल, ये एक मेटाबॉलिज्म बूस्टर होता है। हम सबको पता है कि थायराइड में थोड़ा सा वेट गेन होता है, तो अगर आप आंवला लेंगे उससे आप थोड़े बचे रहेंगे। पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, इनमें जिंक, ओमेगा 3 होता है, आयरन होता है, जो आपके विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, जो यूजुअली थायराइड पेशेंट्स को बहुत जरूरी होता है। आपको हेल्दी फैट्स लेने की जरूरत है, जैसे कि ऑलिव ऑयल, एवोकाडो, कोकोनट ऑयल और दही। एंड स्पाइसेस में बीइंग अ थायराइड पेशेंट आप तुलसी ऐड कर सकते हैं, केसर ऐड कर सकते हैं, हल्दी ऐड कर सकते हैं। वो चीजें हो गई आलमंड और कैशनट। काफी सारी चीजें आपने बता दी कि आपको अपनी डाइट में क्या, और ये चीजें तो वो भी हैं जो आपको इन जनरल भी आपके लिए डे टू डे में हेल्प करेंगे, और अगर आप थायराइड के पेशेंट बन गए हैं तो उसमें तो आपको काफी फायदा होगा। तो आई होप कि थायराइड को लेकर काफी सारे जवाबों, काफी सारी जो भ्रांतियां हैं वो आज क्लियर हुई होंगी कि एग्जैक्टली बीमारी क्या है, क्या हो जाता है अगर थायराइड हो जाए, कैसे उससे बच सकते हैं, और अगर हो जाए तो फिर आपको क्या करना है। और चिंता ऐसी कोई खास करनी नहीं है, इसके इलाज भी उपलब्ध है और कोई बहुत महंगे इलाज भी नहीं है, और कुछ खान पान में परिवर्तन कर लेंगे तो उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो आप तीनों ही लोगों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपनी बेहद इंपॉर्टेंट राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।